नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 2019 का महाभारत। तो कल इस महाभारत के रण में पहला चरण है। बस कुछ घंटों के बाद जनता जनार्दन अपने नेताओं की किस्मत का फैसला करेगी। क्या किया और क्या कर सकता हूं, अब उस पर कल मुहर लगने वाली है। पहले चरण के तहत बिहार की 4 सीटें जिनमें गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई शामिल हैं, वहां कई नेताओं की किस्मत का फैसला उनके सियासत में कद को भी तय करेगा। तो हम आपको एक एक कर लोकसभा सीट के प्रोफाइल से रूबरू करा दें। सबसे पहले बात गया की, जहां जेडीयू और हम के बीच कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। गया लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाल के दिनों में यहां बीजेपी मुकाबले में होती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदली हुई है। एनडीए में गठबंधन के तहत गया सीट जेडीयू के खाते में है, जबकि महागठबंधन में गया सीट हम के खाते में। गया लोकसभा सीट पर मुकाबला जेडीयू के विजय कुमार मांझी और हम के जीतन राम मांझी के बीच है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गया लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। 2014 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू को मिलाकर 56.60% वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन की ओर से लड़ी आरजेडी को 26.04% वोट मिले थे। इस बार गया में समीकरण और परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली परिस्थितियों में यहां रण में डटे 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता को करना है। गया लोकसभा क्षेत्र में 8,78,500 पुरुष और 8,19,661 महिला मतदाता है। थर्ड जेंडर के वोटर की संख्या 59 है। इस तरह यहाँ कुल वोटर 16,98,102 हैं। तो गया के बाद मगध क्षेत्र के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र के बारे में बात कर लें तो बात औरंगाबाद की। औरंगाबाद को बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। इस बार यहां मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और हम के बीच है। बीजेपी के सुशील कुमार सिंह और हम के उपेंद्र प्रसाद के बीच कांटे का मुकाबला है। यहाँ के रण में वैसे तो कुल 9 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 9,15,930 पुरुष और 8,21,793 महिला और 98 थर्ड जेंडर के मतदाता तय करेंगे। औरंगाबाद में कुल मतदाताओं की संख्या 17,37,821 है। औरंगाबाद सीट से अब तक राजपूत जाति के उम्मीदवार ही जीते हैं, लेकिन इस बार यहाँ मुकाबला थोड़ा हटकर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 39.16% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के निखिल कुमार को 30.73 वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू अकेले लड़ा था। जेडीयू और बीजेपी का वोट जोड़ दे तो एनडीए को 56.47% वोट होते हैं, जो महागठबंधन के 30.37% से ज्यादा है। अब इस बार देखना होगा कि औरंगाबाद की जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो देखिए, बिहार में जिन 4 लोकसभा क्षेत्र में गुरुवार को यानी कि कल मतदान होने हैं, उनमें नवादा लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है और इस लोकसभा सीट पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां एनडीए बनाम महागठबंधन है। नवादा लोकसभा सीट पर एलजेपी और आरजेडी के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से एलजेपी के चंदन सिंह महागठबंधन उम्मीदवार आरजेडी की विभा देवी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने सीट पर पूरा जोर लगाया। 2014 में नवादा सीट पर बीजेपी के गिरिराज सिंह जीते थे। गिरिराज सिंह को 44.12% वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार राजबल्लभ यादव को 28.28% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू के मिले वोट को अगर जोड़ते हैं तो आज के एनडीए को 2014 में 63.14% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 28.28% वोट प्राप्त हुआ था। इस तरह कहा जाए तो नवादा में पलड़ा एनडीए का भारी है, लेकिन राजनीति जोड़ घटाव पर नहीं चलती। यहाँ शक्ति जनता के हाथों में है। नवादा लोकसभा क्षेत्र में 9,83,065 पुरुष वोटर हैं, जबकि 9,80,871 महिला वोटर। थर्ड जेंडर के 81 वोट हैं और इस तरह यहाँ कुल वोटर 18,92,017 हैं, जो यहाँ के रण में खड़े 13 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और अब बात कर लेते हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र के बारे में। कल बिहार में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, उनमें जमुई लोकसभा सीट भी शामिल है। जमुई लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।
जमुई लोकसभा सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। एनडीए की ओर से यहां एलजेपी के चिराग पासवान का मुकाबला महागठबंधन की ओर से खड़े आरएलएसपी उम्मीदवार भूदेव चौधरी के साथ है। चिराग पासवान लगातार दूसरी बार जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में एलजेपी उम्मीदवार चिराग पासवान को 36.79% वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को 25.71% वोट मिले थे। 2014 में जेडीयू एनडीए से अलग था, तब जेडीयू को मिले वोट को जोड़ दें तो एनडीए को 62.39% वोट होते हैं, जबकि महागठबंधन को सिर्फ 25.17% वोट। जमुई में इस बार चिराग का मुकाबला आरएलएसपी से है, जो 2014 में एनडीए में थी। आरएलएसपी को महागठबंधन के आधार वोट का भरोसा है। यहाँ किसका पलड़ा भारी है ये कहना मुश्किल है। हालांकि यहाँ के रण में खड़े 9 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 9,05,582 पुरुष, 8,03,740 महिला और थर्ड जेंडर के 34 मतदाता करेंगे। इस तरह जमुई लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट 17,09,356 हुए। अब गेंद जनता के पाले में है। देखना होगा जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो चूंकि कल जनता जनार्दन का दिन है, कल उनके फैसले का दिन है और इसीलिए तमाम नेताओं के दिलों की धड़कनें जो हैं वो तेज हो गई होंगी कि कल उनके भाग्य का फैसला जनता जनार्दन किस रूप में करने वाली है। कन्हैया भिलारी हमारे साथ चुनाव विश्लेषक जुड़ चुके हैं, जिनसे हमने एक एक सीट पर विनिंग फैक्टर क्या कुछ रहा है इससे पहले भी समझाया, लेकिन अब जनता के समझाने का दिन है कल। भिलारी जी, क्या ये माना जाए कि कल जब वोट कास्ट करने के लिए जनता जनार्दन पोलिंग बूथों पर मौजूद होगी तो सिर्फ जाति नहीं, मुद्दे भी उनके सामने होंगे, कैंडिडेट का खुद का पर्सनल परफॉर्मेंस भी सामने होगा? यकीनन कल जब वोटर्स जाएंगे अपने पोलिंग बूथ पे तो दिमाग में तो ये बात रहेगी ही कि हम कहाँ वोट दें, किस कैंडिडेट को दें, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे बीच आकर के काम कर सकता है, हमारे साथ कौन पिछले दिनों में रहा है। ये तो उनके दिमाग में रहता ही है। और साथ साथ ये भी रहता है कि हमारा जात कौन है, ये भी काम करता है। जात को कैसे आप निकाल सकती हैं, जात भी तो काम करता ही है। लेकिन चूंकि अब 2 ऐसे 4 लोकसभा के क्षेत्र में चुनाव है जिसमें 2 आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, जमुई और गया, तो वहाँ तो अपर कास्ट के लिए कोई वे आउट है नहीं। वो तो निश्चित तौर से जो अपर कास्ट गया में भी बहुत हैं, जमुई में भी बहुत हैं, तो स्वाभाविक रूप से एनडीए को वोट देंगे। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि वो यूपीए या महागठबंधन के कैंडिडेट को उन्हें देने जा रहे हैं, क्योंकि आज भी आप देखेंगे कि उनका झुकाव जो है वो नरेंद्र मोदी के प्रति रहता है, नीतीश कुमार के प्रति रहता है और लालू यादव के खिलाफ रहता है। और चूंकि आरक्षण पर भी बाद में आकर के अभी स्टैंड इन्होंने क्लियर किया और पक्ष में बोला कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं है तेजस्वी यादव जी, लेकिन ये क्लियर करने में काफी वक्त नहीं लगा दिया तेजस्वी ने। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि काफी जो है समय ले लिया इन्होंने। उस समय ही उनको कर देना चाहिए था समर्थन, तो ये बेहतर होता। जैसे बगल के राज्य में अखिलेश यादव ने तो विरोध किया नहीं, वो समर्थन करते रह गए, वो बाजी मार लिए, लेकिन ये पिछड़ गए। लेकिन इनको जब जमीन से ग्राउंड जीरो से जब फीडबैक मिला कि भाई अपर कास्ट में इस बात की चर्चा हो रही है कि आपका दल जो है, हम क्यों आपको वोट दें, आपके दल के जो नेता हैं वो तो आरक्षण का विरोध करते हैं, तो आरक्षण का विरोध जब करेंगे तो हम कैसे देंगे, ये बात उनके हैं। तब इन्होंने जाकर कन्हैया जी चूंकि आपने बात किया हमारे पड़ोसी स्टेट का, आप बात कर ले यूपी की, तो क्या आपको लगता है कि मायावती के स्टेटमेंट का असर भी कहीं ना कहीं जो है उसका खामियाजा जो है महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है? बिल्कुल, उसका तो हाँ, वो तो देखिए बिहार में वोटर जो है बहुत आंखफोर होते हैं। आंखफोर मतलब आप समझती हैं, बड़ा जागरूक होते हैं। वो खाना छोड़ देंगे, मतलब बहुत कुछ काम छोड़ देंगे, लेकिन राजनीति पर वो बहुत ही बातचीत करते हैं और सतर्क रहते हैं। इसलिए वो तो उनका बयान जो है वो तो प्रभाव डालेगा ही।
लेकिन चूंकि हम लोग बात कर रहे थे 4 कंस्टिट्यूएंसीज का, तो 2 में तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 2 जो है उसमें अपर कास्ट का वोट जाएगा। लेकिन तब है कि जो गया का सीट है उसमें जीतन राम मांझी को हम कमजोर नहीं आंक सकते हैं। बिल्कुल। जीतन राम मांझी ने, हाँ, जीतन राम एक बड़ा फिगर है, एक हस्ती है, तो एक ये भी मायने रखता है कि हमारा जो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला है या होगा वो एक कद्दावर नेता है, इसका भी असर होता है जनता के और वोटर के दिमाग में, ये बात आती है। तो आप जमुई में ले तो जमुई में भूदेव चौधरी से बड़े नेता है आज के तिथि में चिराग पासवान। और चिराग पासवान में सबसे बड़ी विशेषता ये रही है कि वो हमेशा संपर्क में रहते हैं अपने वोटर्स के, मैंने एक साधारण वोटर भी जाकर के उनसे मिल लेता है। बिल्कुल, ये जो फैक्टर है कन्हैया जी, ये कहीं ना कहीं जाति जो एक बड़ा फैक्टर है जिसके आगे पीछे लगता है कि कुछ और नहीं टिकता है, वहां पर लोगों के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध या फिर आपसे कितनी आसानी से रिच जो जनता की आपके पास होती है, ये तमाम फैक्टर उसको कहीं ना कहीं कम जरूर करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है वहां जो पिछले बार जो चुनाव लड़े थे राजद के जो सुधांशु थे, तो सुधांशु ने आज छोड़ दिया, तो सुधांशु भी वहां पर क्षति पहुंचाएंगे भूदेव चौधरी को, जो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। एक बात और है, मैं बताना चाहूंगा कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ नेता, जनता दल के ही बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, कुछ भीतरघात करने की, बैक स्टैबिंग करने के प्रयास में हैं, लेकिन जो हम लोगों के पास सूचना है वो उनकी ये औकात नहीं है कि वो चिराग पासवान को कोई क्षति पहुंचाए, हम लोग को जो जानकारी है। युवा वोटरों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तकरीबन 8 करोड़ ऐसे जो 8 लाख युवा वोटर जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो इस बार पहली बार अपने वोट को कास्ट करेंगे। ऐसे में ये फैक्टर कितना बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर आप इसे देखते हैं जब वो कल पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, क्योंकि वो तभी जितनी भी चीजें हैं उसको तौलते हैं, गुणा भाग करते हैं, एक फ्लो में वो नहीं बहते हैं। उनके कंसेंट को समझना शायद किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, युवा वर्ग जो है वो बिहार में जो युवा वर्ग है जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा रोजगार के लिए चिंतित है। उसके बाद उसको एक बढ़िया माहौल चाहिए जहां वो जो इनकी लाइफ स्टाइल होती है डर भय न रहे। तो नीतीश कुमार के राज में डर भय का सवाल है नहीं, और दूसरा जो बेरोजगारी का सवाल है, जो रोजगार चाहते हैं, तो आप बात करेंगे तो उनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, ये भी कहते हैं कि हम लोगों को वादा करके नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने रोजगार नहीं दिया, लेकिन तब है कि उनको उम्मीद भी है, इसीलिए वो कहते हैं कि अच्छा एक बार हम और मौका दें इनके कैंडिडेट को, हो सकता है कि इस बार करें। अरे 5 साल दिए और 5 साल में क्या है, जिसको हम लोग 70 साल या 60 साल रखे उन्होंने भी तो कुछ किया नहीं। तो ये एक बात जो है उनके दिमाग में है, और ये बात जो है ये प्लस हो रहा है एनडीए के लिए। आखिर में कन्हैया बुलारी जी, आपके नजरिए से पोलिंग बूथ तक कैंडिडेट का जितना भी अप्रोच अब तक लोगों ने जनता तक पहुंचाया, जिस तरीके से अपनी बातों को कन्विंस करने की कोशिश की, कल जब पोलिंग बूथ पर पब्लिक होगी, जनता होगी जो अपने वोट को कास्ट करेगी, वो उसके लिए ये मायने रखता है कि उसके क्षेत्र का विकास हो, या फिर तमाम चीजें जो दूसरी कहीं ना कहीं सेंट्रल पर्सपेक्ट से बात किया जाए तो वो हावी हो जाती हैं, उसका असर पड़ता है? देखिए, मेरा जो अनुभव है जी। अब जैसे औरंगाबाद आप ले लीजिए, औरंगाबाद जो क्षेत्र है, आपने कहा सही कि वो जो मिनी चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ का जो बीजेपी के जो है सुशील कुमार सिंह, वो भी बड़ा सोबर नेचर के हैं, और हमको लगता है कि वो ज्यादातर समय अपना बिताते रहे हैं वो अपने क्षेत्र में ही, और इधर जो गए हैं वो तो 2 दिन पहले तक नीतीश कुमार जी के साथ हमने उनको देखा था, अब पता नहीं क्या हुआ कि वो भाग गए। तो ये भी एक लगता है कि ये तो टर्न कोट है, ये फिर कब भाग जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए वोटर के दिमाग में ये भी है। और वो सुशील कुमार के सामने उपेंद्र प्रसाद जो है वो बहुत ही छोटा, माने राजनीतिक हैसियत के हिसाब से, राजनीतिक हिसाब से बहुत
अगर कांग्रेस को टिकट दिया गया होता, निखिल बाबू अगर हो गए होते तो ये जबरदस्त लड़ाई होता। और उसी तरह आप नवादा में आप देखेंगे कि जो कैंडिडेट हैं चंदन कुमार सिंह, तो चंदन कुमार सिंह एक साफ छवि के लड़के हैं। ऑफ कोर्स उनके बड़े भाई जो हैं वो एक स्ट्रांगमैन रहे हैं, लेकिन चंदन कुमार की पाक साख छवि रही है। और इस समय में विभा देवी जो चुनाव लड़ रही हैं तो साफ है कि विभा देवी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके हस्बैंड जो जेल में हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका भी असर दिमाग में जो नौजवान हैं ये रहेगा कि हमारे कैंडिडेट कौन है। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ हुई खास बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने मायावती पर जो सवाल खड़े किए, अब उसका असर सामने आने लगा है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को अली बनाम बजरंग बली कह रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी मायावती के बयान को अनर्थ निकालने में जुट गई है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बीते 7 तारीख को सहारनपुर में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिम कार्ड खेलकर इस लोकसभा चुनाव को फिर से हिंदू मुस्लिम पिच पर उतार दिया। समय की नजाकत को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत इसे लपक लिया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी पूरे यूपी में इसे मुद्दा बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी इस मुद्दे के जरिए अपनी सभाओं में सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस हो या विपक्ष में सपा बसपा लोकदल का गठबंधन या फिर कोई अन्य गठबंधन, मतलब वो सारे दल जो भाजपा में नहीं, जिस तुष्टीकरण की राजनीति से इस देश को बाहर करके विकास सुशासन के मुद्दे पर विगत 5 वर्ष में मोदी जी लेकर के गए, आज उससे अलग हट करके ये लोग फिर से उसी तुष्टीकरण की राजनीति पे आ गए। सपा बसपा कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सपा बसपा ने अपना रुख साफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो नहीं करेंगे, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इसीलिए बहन मायावती कहती है हमें तो एक धर्म विशेष के वोट मिल जाए। चुनाव में मुद्दे बेहद अहम होते हैं और यूपी में मायावती ने बैठे बिठाए बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर खुद पीएम मोदी ने भी न्यूज 18 नेटवर्क के साथ हुई खास बातचीत के दौरान तंज कसा था। सुनिए न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ हुई खास बातचीत के दौरान क्या कहा था पीएम मोदी ने। मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई दी नैया है, बचने के लिए मुसलमान को सहारा ढूंढती हो। मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूँ। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर सहारनपुर में मायावती ने ऐसा क्या कह दिया जिससे सियासी भूचाल शुरू हो गया। चलिए आपको रविवार को सहारनपुर में दिए गए मायावती के बयान को ही सुनाते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। मामले को तूल पकड़ता देख समाजवादी पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई और इसकी कमान खुद अखिलेश यादव ने अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने केवल समझाया कि आखिरकार देश को खतरा क्या है। देश को खतरा ये है कि जिस तरीके से अंग्रेज बांटते थे लोगों को, अंग्रेजों ने बांटा और राज किया, भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से बांट करके काम कर रही है। आपको बता दें कि राफेल और राम मंदिर के बाद ये चुनाव राष्ट्रवाद और वादा फरामोशी के मुद्दे पर टिका था, लेकिन मायावती के बयानों के बाद ये चुनाव एक बार फिर हिंदू बनाम मुस्लिम होता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। पूरा मुल्क इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व के महाजश्न में डूबा है और कश्मीर का हाल भी मुल्क के दूसरे हिस्सों से अलहदा नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा रंगीन है। आइए दिखाते हैं आपको घाटी के उस हिस्से का चुनाव प्रचार जिसे लेकर तमाम तरह के दुष्प्रचार सामने आते रहते हैं। ये
आवाज़े जन्नत है, उस घाटी की अंतरात्मा की आवाज जिसको लेकर आए दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, जिसकी फिजाओं में बारूद की गंध का मिथ्या आरोप लगा करता है, जिसे लेकर कहा जाता है भारतीय लोकतंत्र के महापर्व का रंग यहाँ फीका नजर आता है। आए दिन आने वाली तस्वीरों से अलहदा ये घाटी की वो तस्वीरें हैं जिसमें नफरत और अलगाव का कोई दाग नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र का राग है, जो आम आवाम की उस ख्वाब से सराबोर है जिसमें खुद के लिए खुद की सरकार बनाने का जोश है। पुरुषों के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही ये महिलाएं सबूत हैं घाटी में महिलाएं कितनी आजाद हैं। उनकी बुलंद होती आवाज ये दिखाने के लिए काफी है कि जमहूरियत में वो खुद को कितना मुखर समझते हैं और खुद फैसला करने का किस कदर पूरा हक रखते हैं। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी देखना चाहिए। इन तस्वीरों में दिख रहे चेहरों को पढ़ना चाहिए, इन आवाजों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आम कश्मीरी किस कदर हिंदुस्तान के लोकतंत्र में भरोसा रखता है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलता है। ये कश्मीर के दिल की आवाज है, घाटी में लोकतंत्र की आवाज है और ऐसे ही आवाज से हमारा लोकतंत्र महान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सचमुच ऐसी तस्वीरें ही लोकतंत्र की खूबसूरती को जाहिर करती हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा कि पीएम मोदी की जीत के साथ भारत पाक के बीच वार्ता की बेहतर संभावना बन सकती है। भारत पाक रिश्तों में तनाव के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा बयान दिया। इमरान खान का कहना है कि बीजेपी वर्तमान लोकसभा चुनाव जीतेगी तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा रहेगा। पाक प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत दोनों देशों के बीच शांति वार्ता के लिए अच्छी साबित होगी। उन्होंने कहा कि अगर राइट विंग पार्टी यानी भाजपा सत्ता में वापस आती है तो कश्मीर मामले पर दोनों देशों के बीच समझौता एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकेगा। वहीं इमरान खान ने कांग्रेस के लिए निराशाजनक बयान दिया। इमरान खान ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी जीतकर सरकार बनाती है तो वो कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से कतराएगी। ये मोदी साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मोदी साहब ही कह रहे थे कि पाकिस्तान और मिलिटेंट जो है उनको हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज साफ हुआ कि पाकिस्तान वाले ही चाहते हैं कि मोदी साहब जो है दोबारा कामयाब हो। गौरतलब है कि इमरान खान का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीर को लेकर आमने सामने हैं। एक और जहां बीजेपी ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने का वादा किया तो कांग्रेस ने अफसपा को धीरे धीरे हटाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुपौल के बाद मधुबनी में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है। खबर है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद मधुबनी से वीआईपी प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और उनकी तैयारियों का सबूत भी न्यूज़ 18 के पास है। मधुबनी सीट पर शकील अहमद चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि शकील अहमद 16 अप्रैल को मधुबनी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शकील अहमद के चुनाव लड़ने की तैयारी का एक सबूत न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। ये रसीद देखिए, ये एनआर यानी नाजिर रसीद है जिसे शकील अहमद ने मधुबनी निर्वाचन आयोग से कटवाया है। ये रसीद शकील अहमद ने खुद अपने नाम से कटाया है। दरअसल नामांकन से पहले किसी भी उम्मीदवार को एनआर कटवाना पड़ता है। अब ये रसीद देकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि शकील अहमद मधुबनी सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं।
शकील अहमद के समर्थन में रीवा के कांग्रेस विधायक अमित टुन्ना भी खुलकर सामने आ गए हैं। हम लोग को एज ए वर्कर हम लोग को भी लगता है कि बिहार में जहां जरूरत है, जहां हम लोग के वर्कर हैं, जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, वो उनको लड़ने देना चाहिए और फ्रेंडली फाइट लड़ना चाहिए। बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने भी संकेत दिया है कि सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस सोच सकती है। कोर ग्रुप डिसाइड करेगा कि हाँ कहीं पे आइडियोलॉजिकल फाइट में हमें फायदा हो रहा है, करना है, तो अगर वो मना करेंगे कि नहीं ये करने से एक सीरियसनेस नहीं रहेगी, नहीं करना है, तो नहीं होगा। तो क्या मधुबनी सीट पर वीआईपी प्रत्याशी के आगे कांग्रेस प्रत्याशी इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि सुपौल में कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन के विरोध में आरजेडी की जिला इकाई ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया है। सीट का बंटवारा हो गया तब झगड़ा आ रहा है। जब सीट का बंटवारा नहीं आ रहा था तो कितना हम लड़ेंगे कितना लड़ेंगे इसका आ रहा था। तो जब आपसी तालमेल नहीं रहता, काम के स्तर पर नहीं रहता, तो इस ढंग की परिस्थिति उठना स्वाभाविक है। दरअसल पहले कांग्रेस से औरंगाबाद सीट छीनी, फिर कीर्ति आजाद को भी कांग्रेस दरभंगा सीट नहीं दिला पाई और चाहते हुए भी मधुबनी कांग्रेस के खाते में नहीं आई। ऊपर से सुपौल में कांग्रेस को आरजेडी से ही चुनौती मिल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि शकील अहमद कांग्रेस के टिकट पर मधुबनी से चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय मैदान में उतरते हैं। पटना से रवेश नारायण, न्यूज़ 18। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन बिहार में सिर्फ जेडीयू ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया, जबकि 11 अप्रैल यानी कि कल पहले चरण के लिए मतदान है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या जेडीयू बिना किसी एजेंडे के इस बार जनता के बीच जाएगी। एक रिपोर्ट देखिए। कुछ घंटे बाद ही पहले चरण का मतदान। जेडीयू ने नहीं दिया घोषणा पत्र पर ध्यान। कांग्रेस पार्टी मसले को बना रही मुद्दा। कुछ घंटे बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है, लेकिन जेडीयू ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, जबकि बिहार की सभी पार्टियों ने अपना एजेंडा पेश कर दिया है। कह सकते हैं कि जेडीयू पिछड़ गई है या फिर अब तक घोषणा पत्र की जरूरत महसूस नहीं हुई। ऐसा इसलिए कि जेडीयू नेता मानते हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा ही उनका घोषणा पत्र है। जितना नीतीश कुमार जी ने कहा है उससे ज्यादा करके दिखाया है, और ये भरोसा ही ये आधार है जिसके बल पर बार बार जनादेश जनता का नीतीश कुमार जी को मिलता है, उनके नेतृत्व में गठबंधन को मिलता है और उनके साथ जनता का आशीर्वाद बना रहता है। जेडीयू की माने तो नीतीश कुमार का काम ही जनता का घोषणा पत्र है, लेकिन सवाल है कि बिना घोषणा पत्र के जनता एजेंडे को कैसे समझ पाएगी। इधर सहयोगी बीजेपी कह रही है कि घोषणा पत्र का क्या फायदा, इंप्लीमेंट तो बीजेपी को ही करना है, जबकि कांग्रेस मामले को लेकर मुद्दा बना रही है। संकल्प करते हैं कि हम उसे पूरा करेंगे अपने वायदों को, तो आप राष्ट्रीय स्तर से ही ना आप काम कराएंगे। तो मुझे लगता है कि जब इसकी पार्ट एक है ही भाजपा, तो मुझे लगता है कि उसकी हमें लगता है कि कोई जरूरत नहीं है। कल वोटिंग हो रहा है पहले चरणों का, अब उनके घोषणा पत्र का औचित्य क्या है? जनता तो अब नरेंद्र मोदी के संकल्प पर, राहुल गांधी के दृढ़ घोषणा पत्र पे वोट करना है, तो नीतीश कुमार रहे कहाँ? जेडीयू अब तक हर चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते रही है। खबर ये भी है कि पार्टी पहले चरण के मतदान के बाद अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, लेकिन सवाल है कि पहले चरण के मतदान के बाद क्यों? क्या जेडीयू को लगता है कि घोषणा पत्र मात्र औपचारिकता है या फिर जनता पर इसका असर भी होता है? साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। सारण में एक बार फिर लालू की ललकार सुनाई दे रही है। लालू प्रसाद यादव ने सारण सीट से नॉमिनेशन किया और जीत का दावा भी। सारण से लालू प्रसाद यादव ने भरा पर्चा। फिर से सारण के रण में लालू की ललकार। जिस लालू प्रसाद से छपरा की पहचान है वो फिलहाल जेल में है। लोकतंत्र के महापर्व से कोसों दूर, मगर चुनावी मैदान में भी लालू प्रसाद यादव मौजूद हैं। यानी छपरा को लालू प्रसाद भूलने नहीं देंगे। लो, अब आप मजाक समझ रहे हैं।
सच बोलो तो सबको मजाक लगता है। अरे भाई ये मजाक नहीं, 100% सच है। नॉमिनेशन के पहले दिन लालू प्रसाद यादव ने पर्चा दाखिल किया और जीत का दावा भी। इस बार चुनाव में क्या लगता है, कुछ वोट मिलेगा? नहीं बीट अभी तो हमको लगता है कि चुनाव में फिर मेरा सीट मेरा ही जीत होगा। जी यही हैं लालू प्रसाद यादव और इन्होंने ही पर्चा भरा है। आप क्या सोच रहे थे? आपको क्या लग रहा था कि रिम्स में इलाज करा रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद नॉमिनेशन करने आए? हद है भाई, हमने ऐसा तो नहीं कहा था। ना ही सियासी मैदान में आए नए नवेले लालू कह रहे हैं। हम पहले से भी चुनाव लड़ते हैं, लालू यादव से कोई हमको एथी नहीं है। हम भी सेवा कर कर अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। अब नाम पर चारा घोटाले वाले लालू प्रसाद का एकाधिकार थोड़ा ही है। एक नाम के दो लालू हो सकते हैं और ये वही दूसरे नाम वाले लालू जी हैं। मढ़ौरा के रहने वाले लालू जी ने वार्ड सदस्य से लेकर राष्ट्रपति पद तक का चुनाव लड़ा है। 2009 में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ भी ये लालू ताल ठोक चुके हैं। ये अलग बात है कि जीत ना सके, लेकिन क्षेत्र में इनकी चर्चा तो है ही। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गिरी। और अब आरजेडी वाले लालू प्रसाद यादव की बात कर लेते हैं। चुनावी मौसम में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को तगड़ा झटका दिया है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाने के बाद ये उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई कि लालू चुनाव के दौरान जेल से बाहर निकल पाएंगे। अब इस मुद्दे पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। चुनावी दंगल से दूर रहेंगे लालू, प्रचार में नहीं दिखेगा लालू का जलवा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लालू की जमानत याचिका खारिज। जी, चारा घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में लालू प्रसाद अब कम से कम चुनाव तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने उम्र और बीमारियों का हवाला देकर बेल मांगी थी, लेकिन सीबीआई के दलीलों से सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है। फिलहाल आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की जमानत पर सुनवाई करते हुए लालू यादव को एक बड़ा झटका दिया और लालू यादव की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कहीं ना कहीं इन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लालू की जमानत याचिका खारिज होने से लोकसभा चुनाव में महागठबंधन खासकर आरजेडी के परफॉर्मेंस पर कितना असर पड़ता है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि प्रचार में लालू का अल्हड़ अंदाज और सतरंगी जलवा देखने को नहीं मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप बहन मीसा के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के मनेर इलाके में मंगलवार को तेज प्रताप यादव ने गांव-गांव, गली-गली घूमकर वोट मांगे। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में अपने और तेजस्वी के बीच मनभेद को खुलकर न सिर्फ कबूल किया, बल्कि यहां तक कह दिया कि अगले कुछ दिनों में वो तेजस्वी को भगवत गीता का पाठ पढ़ाएंगे। तमाम मुद्दों पर तेज प्रताप यादव से खास बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। तेज प्रताप जी, ये चुनाव प्रचार अनोखा होगा और बड़ी चुनौतियों वाला होगा, क्योंकि मीसा भारती को जिताना है। मीसा दीदी को जिताना है और संसद की ओर उनको भेजना है। उसके बाद पूरा गांव जवार, पूरा मनेर से लेकर जितना 6 विधानसभा है, सबका पूरा विकास करने का मीसा दी काम करेंगी। इसलिए उनके लिए हम वोट मांगने के लिए आए हैं और लोग पूरा एकजुट है और पूरा लोग के दिलो मन में पूरा एकदम उत्साह है कि मीसा दी को अपना नेता और मान चुकी है और उनको जीता करके भेजने का काम करना है पूरा। तेज प्रताप जी, जो चुनौतियां हैं इसमें आप खुद भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव को गलत मैसेज दे रहे हैं, जिस कारण से कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो फैसले पार्टी के हित में नहीं है। तो सही में हित में नहीं है, तो जनता ये करेगी ना। जनता पूरे तरीके से, और जिस तरीके से हमने अपने जो 2 कैंडिडेटों के लिए जो हमने मांग किया था, वो जनता का मांग था। वो कोई मेरा अपना पर्सनल मांग नहीं है, वो जनता का मांग है। इसलिए हम खड़े उतरे हुए हैं। जनता का हित के सोचना मेरा फर्ज है, मेरा कर्म है। हम शुरू से आप लोगों को बताते आ रहे हैं, इसीलिए हम उनका मांग किए हैं। और क्या, और वो अपना
यहाँ अंग्रेज जी हैं, हाँ अंग्रेज जी भी अंदर है। अंग्रेज जी हैं यहाँ शिवहर से। हाँ। ये अपना वहाँ आपके एक और उम्मीदवार चंद्र प्रकाश जी भी है क्या? चंद्र प्रकाश जी भी हैं, वो कहाँ? यानी आपके दोनों उम्मीदवार साथ में चल रहे हैं? वो क्षेत्र चले गए हैं। अच्छा। अपना ये अंग्रेज जी हैं। आपने ये भी ऐलान कर दिया है कि दोनों उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार भी आप करेंगे, उनके लिए भी? तलवार दे दिया ना हमने वहाँ, तलवार और लाठी सब एक साथ रहेगा। आज चुनाव को जीत करके आएंगे और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और मेरी माता श्री से आशीर्वाद लेने का काम करें। तेजप्रताप यादव जो पूजा पाठ करते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, आखिर ये छवि क्यों नहीं उभर पाती है? लोग इसको क्यों नहीं समझ पाते हैं? पार्टी के भीतर, परिवार के भीतर लोग अब नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है ना, उस सही तरीके का जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिस तरीके से कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देने का काम किया तो उनका बुद्धि, विवेक, सारा चीज खुल गया एकदम, और अपने बुद्धि से काम करने का काम किया उन्होंने। अपने विवेक से उन्होंने शस्त्र को चलाने का काम किया। कौन सा ब्रह्मास्त्र है, कौन अग्नि शस्त्र है, कौन नाग फांस है, कौन शस्त्र कैसा है, उसको किस तरीके से चलाना है, सब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया और उसके बाद दिमाग खुल जाता है तो चलता है। तेजस्वी जी आपके अर्जुन हैं, अर्जुन को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उनके कृष्ण अगर मजबूत नहीं होंगे, सारथी मजबूत नहीं होगा तो फिर जीत कैसे हासिल होगी? कुरुक्षेत्र मैदान में सामने मिलेगा, उसके बाद ना उसको उपदेश देंगे हम। अभी गांडीव उठाया कहाँ है वो? अभी कुरुक्षेत्र मैदान में मिलेगा, उसके बाद उसको उपदेश देंगे हम। कृष्ण गीता का उपदेश कब देंगे अपने अर्जुन को? वो देंगे, बहुत जल्द देंगे। जब कोई इस तरीके का सभा होगा, उस सभा में जब जाएंगे उसके पास, तब वहाँ उपदेश देंगे हम। अच्छा तेजप्रताप जी, आपके दिल में ये बात आती है कि आप दोनों भाई जिस तरीके से गांधी मैदान में आए थे, शंखनाद आपने किया था, वो एक मजबूती और पार्टी एकजुट दिखती थी। ये कहीं आपस में मनभेद जो पैदा करने के लिए कोशिश हो रही है, जो मनभेद है, ये कितना खतरनाक है पार्टी के लिए? क्या एकजुट होना बहुत जरूरी है दोनों भाइयों को? देखिए, एकजुट होना जरूरी है। तेजस्वी जी भी राजनीति कर रहे हैं, हम भी राजनीति कर रहे हैं लोगों के भला के लिए। तेजस्वी जी राजनीति कर रहे हैं लोगों का भला के लिए। तो जो पार्टी में जिस तरीके से जो पार्टी समुंदर है, पूरा था समुंदर है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पोस्टें हैं इसमें। अब पार्टी में कुछ गुंडे छवि के लोग भी रहते हैं। केवल मैं अपने पार्टी का बात नहीं कर रहा हूँ, अदर पार्टी में भी ऐसा ही माहौल बना हुआ रहता है। अदर पार्टी में भी यही इसी तरीके से माहौल बना हुआ रहता है। अलग अलग तरीके का छवि के लोग रहते हैं। तो वो लोग सोचते हैं कि हम अपना को क्या करते हैं कि तेजस्वी जी को अपने गियर में ले लेते हैं और इस तरीके का बात बोलेंगे। तेजस्वी जी भी नरम दिल के हैं, एकदम सॉफ्ट हार्टेड हैं एकदम, वो भी बात में आ जाते हैं। कुछ लोग भड़काते हैं क्या? कुछ लोग भड़काते हैं क्या? भड़काते हैं कि क्या करते हैं वो हम देखने नहीं जाते हैं। लेकिन तेजस्वी जी बच्चे नहीं हैं, उनकी भी सूझबूझ है और वो भी दिमाग है। लेकिन केवल गीता का उपदेश एक चाहिए, बस ठीक हो जाएगा सब। गीता का उपदेश चाहिए और सब ठीक हो जाएगा। महाभारत का युद्ध होगा, शंखनाद होगा, उसके बाद सुदर्शन चलेगा, हुए बाण मारेंगे, धराशायी। तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कटिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हसनगंज हाई स्कूल और डंडखोरा द्वाशा मध्य विद्यालय में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सुशील मोदी ने महागठबंधन पर जमकर वार किए। उन्होंने कहा कि बिहार में लालटेन युग को समाप्त कर बिजली लाने वाले एनडीए के पक्ष में जमकर वोटिंग करें और नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाएं। मेरे मित्रों, गांधी जी की पार्टी को लगता था राजन को बिहार के लोग इंग्लैंड थमा दिया, और बिहार के लोगों ने ललटेन उठाकर गंगा नदी में फेंक दिया। आगे ललटेन नहीं चाहिए, हमको बम चाहिए। भागलपुर के मोरहन में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रत्याशी शैलेश उर्फ बुलो मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के नेताओं पर जमकर भड़ास निकाली। व्यवस्था कर दीजिए, विज्ञापन निकालिए। करने आए हैं जो छलिया लोग हैं उन पर भरोसा मत कीजिएगा, भरोसा मत कीजिएगा। हम तो भरोसा खा करके, धोखा खा करके फिर आपके सामने हाजिर हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कटिहार में पार्टी उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में चुनावी सभा की। स्थानीय राजेंद्र स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहस की चुनौती दी। साथ ही नोटबंदी से छोटे कारोबारियों और मिडिल क्लास को नुकसान कराने का आरोप भी लगाया। तो इस बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।